नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लॉकडाउन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक के आगे वाला पार्ट, जिसमें हम देखेंगे क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके दैनिक जीवन में उपयोग। तो आप लोग अपने सिलेबस में देख पाएंगे। सिलेबस में आपके ये तीनों टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं। क्रांतिक कोण मतलब क्रिटिकल एंगल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके दैनिक जीवन में उपयोग। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक आज के आपके इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि क्या है क्रांतिक कोण। ठीक है, क्रांतिक कोण मतलब क्रिटिकल एंगल और पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ तीन डायग्राम बना के रखे हुए। इसमें देखिए हम लोग क्या किए, इधर नीचे सघन माध्यम लिए हैं और ऊपर क्या है विरल माध्यम लिए हैं। ठीक है, तो पहला जो है जो डायग्राम जिसके लिए है वो मैंने बनाया सिर्फ अपवर्तन के लिए। ठीक है, अपवर्तन क्या होता है देखो, नीचे सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग अपवर्तन पढ़ने आए, प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ठीक है, तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। ये विरल माध्यम, ठीक है, उल्टा कर रहे हैं। नीचे में सघन, नीचे आप तार से जल ले सकते हैं, ऊपर में आपकी वायु रहने वाली है। तो ये क्या बनने वाला है, एंगल आई बनने वाला है। और ये अभिलंब से ही क्या बनेगा, एंगल आर बनेगा। ठीक है, तो ये सामान्य क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। इसको किरण को कैसे जाना था, इस किरण को ऐसे 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 जाना था स्ट्रेट में। ठीक है, लेकिन ये कैसे चली गई, अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट गई, क्योंकि ये क्या हमारा सघन माध्यम है और इसको मैंने क्या ले लिया है, विरल माध्यम था। ये क्या था, सामान्य अपवर्तन। तो क्रिटिकल एंगल किसे कहेंगे, तो होता क्या है, जैसे जैसे हम लोग क्या है एंगल आई का मान बढ़ाते जाएंगे, अपवर्तन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वैसे ही क्या होगा, ये जो आपतन कोण एंगल जो आई है, इसका जैसे ही जैसे हम मान बढ़ाते जाएंगे, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये और दूर जाते जाएगा। ठीक है, मतलब अभिलंब से और दूर हटते जाएगी विरल माध्यम में। तो एक कंडीशन ऐसे आ जाती है एंगल आई, ठीक है, जब हम इसको इतना बढ़ा देते हैं, ये हो गया हमारा जो आपतित किरण हो गई और ये क्या हो गया, आपतन कोण हो गया एंगल आई। इसका जो मान हो जाता है वो अपवर्तन जो कोण हो गया एंगल आर, वो कितने बराबर हो जाता है, ये यहाँ तक किरण यहाँ से जाती है, तो एंगल कितने बराबर हो जाता है, ये 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो सघन माध्यम मैं क्या बोल रहा हूँ, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। हमने क्या किया, एंगल आई का मान बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और इतना बढ़ाया हम लोगों ने एंगल आई का मान कि जो अपवर्तन कोण है आपका वो क्या हो गया, जो एंगल आर हो गया वो कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो माध्यम के जोड़े होते हैं, मतलब सघन माध्यम और विरल माध्यम का जहां पे जोड़ होता है, उस सतह से क्या होकर के जाती है, किरण होकर के जाती है अपवर्तन के पश्चात। तो यहाँ पे एंगल आर का वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। तो यहाँ पे सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, या कहते हैं उसे क्रांतिक कोण। ठीक है, माध्यम कहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण अभी जा रही है। क्यों ऐसा ले रहे हैं हम, आगे हमको समझ में आएगा, हम लोग थर्ड डायग्राम की ओर जाएंगे। अभी आपको सघन माध्यम ये क्या होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, है ना। यही है हमारा क्या है एंगल, इसको आईसी से दर्शाते हैं। ठीक है, एंगल आईसी क्या हो गया, सघन माध्यम में बना हुआ कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो अभी हम लोग इस डायग्राम को रहने देते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं कि जो एंगल आईसी है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक चीज यहाँ से और देखिए, स्नेल का नियम अगर हम देखें, स्नेल के नियम से, तो ये है सघन माध्यम और ये विरल माध्यम। सघन माध्यम को मैं डेंसर मीडियम करता हूँ और विरल माध्यम को मैं रेयर मीडियम कहता हूँ। ठीक है, तो सघन माध्यम के सापेक्ष, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया, उसको डी रहता हूँ मैं, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम आर है ना का अपवर्तनांक, ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक देख रहे हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं। तो ये स्नेल के नियम से क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आर की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री हो जाएगी, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, साइन आईसी। ठीक है, और उत्क्रमणिका के सिद्धांत से इसका अपोजिट भी हो जाएगा, मतलब अपवर्तनांक कितना होता है, साइन आईसी के बराबर ही क्या हो जाता है, वो उसका अपवर्तनांक हो जाता है। तो होप सो आपको क्रिटिकल एंगल अब क्लियर हो चुका होगा। मैंने क्या बताया, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे हम कहते हैं
क्रांतिक कोण, और इसे क्या कहते हैं, आईसी से प्रदर्शित किया जाता है। अब आगे देखिए, क्रांतिक कोण मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, क्रिटिकल एंगल की बात हो रही है, मतलब आईसी की बात हो रही है, ठीक है। आईसी को प्रभावित करने वाले कारक किसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में अपवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक देखे थे, सेम इसका उल्टा ही लगभग ये होता है। तो पहला देखिए, सघन एवं विरल के माध्यम के जोड़ पर, ये डिपेंड करे कौन कितना सघन है और कौन कितना विरल का हमने कॉम्बिनेशन ले रखा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप घनत्व तो बढ़ाते जाएंगे, मतलब ठीक है, जो डेंस से मीडियम अगर वो बढ़ते जाएगा तो आपकी आईसी की वैल्यू, मतलब ये जो है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। मतलब कम आपको एंगल पे ही क्या है, आपको अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री, एंगल आर की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कांच का कितना होता है, आईसी की वैल्यू 42 होती है, और जो हीरा होता है उसको 24 डिग्री में ही क्या हो जाता है, आपको इसका मान क्रांतिक कोण का आईसी की वैल्यू मिल जाती है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आप घनत्व तो बढ़ाएंगे, मतलब आप डेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो आपकी आईसी की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा देखिए, प्रकाश के रंग पर, अपवर्तनांक भी प्रकाश के रंग के ऊपर डिपेंड करता था। यहाँ भी बैगनी रंग में आईसी की वैल्यू कम होती है और लाल रंग में आईसी की वैल्यू अधिक होती है, ठीक है। अपवर्तनांक जस्ट इसका उल्टा था, मतलब बैगनी रंग के लिए आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। और उसी प्रकार धीरे धीरे जब हम लोग की ओर बढ़ेंगे, आर तक पहुंचेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगी, सबसे आईसी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन अपवर्तनांक क्या होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता था, बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता था, यहाँ पे क्या है, उल्टा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, तापमान पर भी डिपेंड करे। तापमान जैसे जैसे आप बढ़ाते हुए जाएंगे तो मतलब आपका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होते जाएगा, और अपवर्तनांक कम होगा तो आपकी आईसी की वैल्यू, तापमान बढ़ेगा तो आपकी आईसी की वैल्यू, मतलब क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। मैंने क्या, अपवर्तनांक का अपोजिट होता है, लगभग क्या होता है, अपोजिट होता है। तापमान बढ़ाने पर अपवर्तनांक कम होता था हमारा, यहाँ पे आईसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जो मैंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, या इस वीडियो के एंड पर भी आपको एंड स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो होप सो आपको क्रिटिकल एंगल पूरा क्लियर हो गया हो, क्रांतिक कोण क्या होता है। 2017 के पेपर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ था, हो सकता है इस बार क्रांतिक कोण से आ जाए। तो मैंने जितनी भी चीजें हैं वो इसमें बता दी। अब हमारा उपयोग होने वाला है थर्ड डायग्राम का, इसमें हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके आगे वाला पार्ट है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले हमने सामान्य अपवर्तन देखा, फिर क्रांतिक कोण का मान देखा। क्रांतिक कोण इसलिए मैंने आपको बताया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इसका बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये थर्ड डायग्राम उसके लिए है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए, तो प्रकाश किरण क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के बजाय वो वापस क्या होती है, सघन माध्यम में उसका पूर्ण परावर्तन हो जाता है। इसी कारण हम इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए, इसमें मैं समझाता हूँ आपको समझ में आया नहीं होगा बोलने से। इसमें ऐसे होगा कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है, ठीक है। मान लो सघन माध्यम मैंने आपको भी बताया था, जिसके हीरे का 24 होता है, कांच का 42 होता है, तो वो क्या है, एंगल आईसी की वैल्यू मैंने बताई थी, ठीक है। तो अगर ये आईसी की वैल्यू है, अगर आपतन कोण इससे और बड़ा हो जाए, आई की वैल्यू, मतलब क्या बता रहा हूं मैं, आई क्या होता है, आपतन कोण की वैल्यू और बड़ी हो जाए आईसी से, ठीक है। तो क्या होता है, प्रकाश किरण जा रही होती है ये, तो ये क्या होता है, इसका पूर्ण क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। ये हो गया एंगल आर और ये हो गया एंगल आई, आपतन कोण आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रांतिक कोण में जो आईसी बताया, आईसी क्या है, सभी के लिए अलग अलग होता है और अलग अलग डिपेंड होता है किस माध्यम में। ऐसा होगा कि जब उसका आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, उसे हम कहेंगे क्रांतिक कोण। लेकिन अगर आईसी जो वैल्यू है उससे अधिक क्या हो गई, एंगल आई की वैल्यू हो गई, तो वो क्या है, सघन माध्यम में जो किरण होती है विरल माध्यम में जाने के बजाय क्या होती है, वो वापस उसी माध्यम में पूर्ण परावर्तन हो जाता है या लौट जाती है। इसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण आईसी की वैल्यू से अधिक हो जाए, ठीक है, अधिक हो जाए, तो जो प्रकाश किरण है वो विरल माध्यम में जाने के बजाय सघन माध्यम में उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो इसे कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इसके तीन शर्तें होना आवश्यक है, ठीक है।
मेनली शर्तें तो दो ही हैं, लेकिन जो तीसरी शर्त है वो पिछले एग्जाम में आई थी, इसलिए मैंने उसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। पहली शर्त इसमें देखिए, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। हम विरल से सघन में लाएंगे तो हमको क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने सघन नीचे लिया हुआ है और विरल ऊपर। इस सघन माध्यम में जल हो सकता है, कांच हो सकता है, हीरा हो सकता है, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन देखिए भाई, मैंने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। एंगल आई, यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, एंगल आई की जो वैल्यू है वो किससे होनी चाहिए, अधिक, आईसी से, क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए, तभी आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है। थर्ड का मान क्या है, आपतन कोण का मान शून्य नहीं होता है। आपतन कोण का मान शून्य नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको तो आईसी से बड़ा होना चाहिए। और आपतन कोण का मान शून्य कब होगा, जब वो क्या है, इसको आई की वैल्यू 0 कब होगी, जब वो अविलंब के समानांतर होकर जाएगी, तो क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आईसी से बड़ी होनी चाहिए आई की वैल्यू। तो ये 3 कंडीशन देखिए। क्वेश्चन मैं आपको डिस्प्ले कराता हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, उस क्वेश्चन देखिए, पिछले साल का क्वेश्चन है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें है सेट डी था, 2017 का पेपर है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए क्या शर्तें आवश्यक है। पहली शर्त देखिए, प्रकाश किरण ऑप्टिकल सघन माध्यम से ऑप्टिकल कम सघन माध्यम की ओर गमन करती। कम सघन मतलब जरूरी नहीं कि विरल हो, कम सघन भी हो सकते हैं, पहली कंडीशन है। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखिए, आपतन कोण 0 नहीं हो सकता। मैंने अभी बताया ये आपतन कोण का मान शून्य है, 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि शून्य हो जाएगा तो अविलंब से होकर के उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड देखिए, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। एंगल आई की वैल्यू है आईसी से अधिक होनी चाहिए। तीनों कंडीशन 2017 के पेपर में पूछी गई थी और ये तीनों की तीनों कंडीशन सही है, तो इसका आंसर डी होने वाला है। 1, 2, 3 सही है। ठीक है, कौन सी शर्तें आवश्यक, तीनों ही शर्तें आवश्यक है। ये तीसरी वाली शर्त है, ये शर्त दूसरे का ही एक पार्ट आप समझ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया है इसमें क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, आई की वैल्यू, तो ये 0 नहीं हो सकता, वो अधिक होगा। तो ये था आपका क्रांतिक कोण और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइए अब आगे देखते हैं कि इसके दैनिक जीवन में, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दैनिक जीवन में कौन कौन से उपयोग हैं। तो आइए अब समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। पहले दैनिक जीवन में कोई उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद इसका जो मुख्य उपयोग है वो फाइबर ऑप्टिक्स में ज्यादा प्रकाशीय तंतु जिसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं 10th की बुक है उसमें आपको सभी सब मिल जाएगा और किसी भी बुक में भी इसके उपयोग मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। आप लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आ चुका है, तो उसको डायग्राम के माध्यम से बहुत जल्दी समझते हैं, जिससे हमारा वीडियो भी शॉर्ट में बनेगा और आपको चीजें भी क्या है समझ में आ जाएंगी। तो पहला देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण। पहला आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, इसमें देखिए, पानी से भरे बीकर में एक खाली परख नली को तिरछा डुबाकर उसके ऊपर से देखने पर, ठीक है, देखने पर उसका ऊपरी भाग इस प्रकार चमकदार दिखाई देता है कि जैसे कि कलई कर दी गई हो, मतलब जैसे कि उसमें पेंटिंग कर दी गई हो। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, देखो जब प्रकाश की किरण क्या है, ऊपर आपका क्या है, विरल माध्यम है, पानी क्या है, सघन माध्यम है, और प्रकाश जो नली है वो क्या खोखली है, तो उसके अंदर फिर से विरल माध्यम हो गया है। तो इस प्रकार जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल माध्यम में जाती है तो कुछ किरणों का मान जो हो जाता है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तो क्या होता है कि ये जो नली है, प्रकाश वो परख नली है, ठीक है, इसका है चमकने लगती है, खाली परख नली है चमकने लगती है। तो क्या है, आपको एग्जाम में सिर्फ उदाहरण देखने के ला सकते हैं, इनका कारण क्या है नहीं पूछा जाएगा मोस्टली। दूसरा एक और देख लीजिए, धातु की गेंद पर काजल पोतकर उसे पानी में लटकाने पर वह चांदी के समान चमकदार दिखाई देती है। धातु की कोई गेंद है, उसके ऊपर आप काजल पोत देंगे तो क्या होगा, जो धातु की जो गेंद है वो पानी के संपर्क में नहीं आ पाएगी, तो आपका जल विरल माध्यम हो जाएगा, और परत के बीच में थोड़ी सी वायु अगर रह जाती है तो वहां पे विरल माध्यम हो जाएगा। ठीक है, पानी सघन माध्यम हो जाएगा, और वहां पे क्या है, वो जो कलई कर देंगे, मतलब पेंटिंग कर देंगे, काजल पोत देंगे उसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा, वो एक विरल माध्यम हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या वो भी चमकने लगती है। तीसरा उदाहरण देखिए, जल के अंदर जो वायु के बुलबुले होते हैं वो भी चमकदार दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, वायु की बुलबुले है, उसके अंदर एयर होगी, मतलब वो विरल माध्यम हो जाएगा, और आप क्या है ऊपर से देख रहे हैं, मतलब वो क्या है, वहां से वायु जो आपकी जो लाइट है वो क्या है सघन माध्यम से होते हुए क्या है फिर विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, और वहां से क्या होगा, आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन वहां पर भी होगा, और वायु के जो बुलबुले हैं वो है चमकदार दिखाई देने लगेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हीरे का चमकना। ठीक है, जैसे साधारण कांच का जो अपवर्तनांक होता है 1.5 होता है ना, और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है 2.47 होता है। अपवर्तनांक बढ़ता है तो आईसी की वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है। हीरा सघन माध्यम भी, हीरा बहुत ही सबसे सघन है, डेंसर है, तो इसके लिए आई की वैल्यू बहुत कम होती है, 24 के आसपास होती है। तो इसमें क्या होता है, जब जो लाइट रेज है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो मतलब हीरे के अंदर क्या है, बहुत जगह से वो तराशा जाता है हीरे को अलग अलग एंगल पे, और वहां से जब टकरा के वापस आती है हमारी आंखों तक सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो क्या होता है कि इसमें हीरा भी चमकने लगता है। वहां भी हीरे के चमकने का जो कारण है वो भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, ऊपर देखिए मृग तृष्णा या मरीचिका कहते हैं। रेगिस्तान के समय में, गर्मी के दिनों में क्या होता है, जो पेड़ होते हैं हमको क्या है वहां देखने को उल्टा उसका प्रतिबिंब नीचे दिखाई देता है, तो जिससे मनुष्य क्या हो जाती है, भ्रांति हो जाती है कि यह वहां पे जल हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, गर्मी के दिनों में जो रेत होती है, वहां की जो रेत की जो सतह होती है, वहां की वायु गर्म हो जाती है, और आप किसी ऊंट में या थोड़ी सी ऊंचाई पर रहते हैं तो वहां की वायु ठंडी होती है। तो जो वायु ठंडी होती है वो सघन माध्यम होता है, और जहां नीचे की जो वायु गर्म होती है वो विरल माध्यम होता है। तो वहां से क्या होता है, जब सघन से विरल माध्यम में जाती है किरणें, तो वहां भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमको मृग मरीचिका जैसे ये जो घटनाएं हैं वो दिखाई देती हैं। गर्मियों के दिनों में आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा, जब आप गर्मियों में सड़क पर बाइक चलाते हैं तो भी ऐसा लगता है सामने में सड़क पे पानी पड़ा हुआ है, ऐसे झिलमिल झिलमिल टाइप का दिखता है। ये भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। बहुत लोगों ने, लड़कों ने खासकर नोटिस किया होगा, जब धूप में गर्मी में सड़क में बाइक चलाते हैं वो दूर पे देखने पे ऐसा दिखता है। मैंने तो नोटिस किया है। ठीक है, तो ये जो चीजें होगा, ये क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दैनिक जीवन में उदाहरण है कुछ। ठीक है, यहाँ पर एक अन्य उदाहरण भी है। जब खिड़की में जो कांच होता है वो चटक जाता है, मतलब क्रैक हो जाता है, तो उसमें हल्की दरार पड़ जाती है। वो दरार क्या है, आपको चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बीच में एक तो वायु की परत आ जाती है, वायु विरल माध्यम हो गया, आपका कांच सघन माध्यम हो गया। तो ये भी एक क्या उदाहरण है, किसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है कि चटका हुआ कांच चमकीला दिखाई देता है। इसको भी याद रखेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि पूर्ण उसका परावर्तन हो जाता है। हालांकि इसको हम अपवर्तन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, तो इसमें अपवर्तन नहीं होता है, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है प्रकाश की किरणें, इस कारण हम इसको इसमें पढ़ते हैं। आइए तो अब आगे बात कर लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक युक्ति की। युक्ति मतलब एक ऐसा उपकरण है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, और इसका आज के समय पे बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। आप लोग इसको अपने जीवन दैनिक लाइफ में देखे भी होंगे। हम बात कर रहे हैं प्रकाशीय तंतु या फाइबर ऑप्टिक्स की। ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, पहली बात इसमें क्वेश्चन आता है कि फाइबर ऑप्टिक्स किसके ऊपर डिपेंड होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो देखिए कार्य कैसे करता है, एक पाइप के अंदर मतलब सैकड़ों या हजारों भी आप बोल सकते हैं छोटे छोटे प्रकाशीय तंतु, मतलब कांच की पतली पतली जो होती है, नली टाइप की रहती है, काफी लंबी होती है। ठीक है, उनका जो कांच की होती है मेनली क्वार्टर कांच का इसमें प्रयोग किया जाता है, और इसकी जो मोटाई कितनी होती है, तो पतले पतले जो हमारे बाल होते हैं ना, लगभग इसी के समान क्या होती है, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से बहुत ज्यादा कम उसकी क्या होती है, मोटाई होती है, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। इतनी मोटाई होती है कि उसमें एक प्रकाश की किरण चली जाए। ठीक है, तो लगभग कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। मोटाई इसमें मैंने ज्यादा लिया आपको समझाने के लिए। तो एक पाइप के समान होता है वो, और हम क्या करते हैं, ऐसे उसमें किरण आपतित कराते हैं। जरूरी है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, इसी की हम बात कर रहे हैं। और इसके जो साइड में रेड कलर का दिख रहा है, वो मैंने क्या किया है, कोई भी कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ की क्या करते हैं, ऊपर में पॉलिश कर देते हैं। कम अपवर्तनांक पदार्थ होगा मतलब वो रेयर मीडियम हो जाएगा, मतलब विरल माध्यम में जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो रेयर मीडियम होता है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो सघन माध्यम होता है या डेंसर मीडियम होता है। तो क्या होता है, जब हम लोग ऐसा किरण आपतित करवाते हैं उसके अंदर कि उसका जो है आपतन कोण का मान अधिक हो क्रांतिक कोण से, और ये क्या हो जाता है, अंदर में तो कोई भी मीडियम हो, लेकिन अंदर जो बाहर जो परत लगाई गई है ये क्या है, रियल मीडियम की है। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाने का प्रयास होता है यहाँ से, तो क्या होता है, ये टोटल क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने आप को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर लेती है, आ जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसे करके हम काफी लंबी दूरी तक रास्ते में कहीं मोड़ भी आते हैं, तो क्या है, मोड़ आने पर भी उसमें कोई भी क्षय नहीं होता। मतलब हम लोग जो भी डाटा को ट्रांसफर करते हैं एनकोड और डिकोड करके, ये प्रकाश के माध्यम से एनकोडेड होता है, तब जाकर लास्ट में डिकोडेड हो जाता है। तो इस तरह से काफी लंबी दूरी तक अपने प्रकाश के सिग्नल को ले जा सकते हैं, या प्रकाश को ले सकते हैं, या उसके अंदर कुछ हम लोग डाटा भी ट्रांसमिशन करते हैं। तो इसमें मेन क्या है कि तीव्रता में बिना क्षय किए स्थानांतरित किया जाता है, इसको
प्रकाश के माध्यम से डाटा भी प्रकाशित किया जाता है और ये काफी यूज हो रहा है। बीएसएनएल, एयरटेल, जियो सभी में क्या है, जितने भी नेट के संबंधित चीजें हैं और जो कॉलिंग वगैरह हो रही है वो सब इसी के माध्यम से आजकल हो रहा है। ठीक है, तो क्या चीज जानना है, क्वार्टर कांच का बना होता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के मोटाई के रेशे होते हैं, बहुत बारीक रेशे होते हैं और एक बंडल के भांति अंदर बहुत सारे रहते हैं। तो किसके ऊपर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। आइए इसके उपयोग भी देख लेते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है इसका। प्रिंसिपल होप सबको समझ में आ गया होगा। हमको कैसे करना है, ऐसे डालना है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो और बाहर में जिसकी लेयर रहती है वो कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ की कोई सी लेयर रहती है। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है देखिए, आपके स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले करवाता हूँ। प्रकाशीय तंतु का जो उपयोग है, प्रकाश सिग्नलों को दूर संचार में, प्रकाश सिग्नल भेजे जाते हैं दूर संचार में, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में। विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर भी प्रेषित किया जाता है। ठीक है, और मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों में क्या है, परीक्षण करने के लिए। ठीक है, जो भी मनुष्य के आंतरिक जो भाग होते हैं वो शरीर के अंदर देखने के लिए, और उसके अंदर लेजर से कुछ ऑपरेशन करना होता है या किडनी या पथरी वगैरह में जो जहां भी करना होता है, तो इससे क्या होता है कि अंदर हम प्रकाश को डाल करके यहाँ पे ऑपरेशन, छोटे मोटे ऑपरेशन यहाँ से हो जाते हैं। प्रकाश के अंदर लेजर किरणों को हम इससे डाल सकते हैं, क्योंकि पाइप अगर मुड़ भी जाएगा तो इसमें कोई भी हमारा जो तीव्रता का लॉसेस नहीं होते हैं। ठीक है, और उसका जो डाटा है वो भी लॉस नहीं होता है, बहुत लंबी दूरी तक इसको ले जाया जा सकता है। तो आज हम लोगों ने देखा क्रांतिक कोण देखा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा, उसके दैनिक जीवन में उपयोग देखे और इसका एक युक्ति है, ये बहुत यूजफुल है। तो होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा इससे जुड़े जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, साइन आई वाला हो गया, इससे पहले जो हम लोग वीडियो देखा उसको भी आप देखिए, उसके अंदर जो न्यूमेरिकल आभासी गहराई और वास्तविक गहराई के थे वो सभी न्यूमेरिकल में अगले वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।